सो फ्रेंड्स, हम आज अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा नया पेपर है। हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग हमने कल ही कर ली थी, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये हमारे चैनल से डिलीट हुआ था। तो कोई नहीं, आज हम इसको फिर से इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं और देखते हैं ये वीडियो आपको कितनी पसंद आती है। तो चलिए, आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं नए पेपर से। और ये पेपर जो है आपका अक्टूबर 2020 में हुआ था। तो चलिए, कोई समय नहीं गवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द अर्ली वैदिक पीरियड हु वाज बृहस्पतिज। तो ऑप्शन कह रहा है, ऑफिसर हु लेड टू बैटल, हेड्स ऑफ द फाइटिंग, सीनियर मिनिस्टर ऑफ किंग, ऑफिसर हु प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द ट्राइबल असेंबलीज एंड द विलेज हेड्समैन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा निकल के आता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ए, द ऑफिसर हु लेड टू बैटल हेड्स ऑफ द फाइटिंग फॉर द होडेज। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू बिकम ए जैन नन। तो जैन नन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये सबसे पहले तो इसका आंसर चंदन हो जाता है, चंदना। तो जैन नन बेसिकली वो महिलाएं होती हैं जो कि किसी भी संघ में, किसी भी धर्म में रहकर उसकी सेवा करती हैं। तो जैन नन बेसिकली तो ये हैं। तो चंदन सबसे पहली जैन नन थे। इनका पूरा नाम चंदन बाला था, चंदन बाला, राइट। ये एक राजकुमारी हुआ करती थी पहले, लेकिन बाद में क्या होता है कि एक युद्ध में इनका पूरा राज्य तबाह हो जाता है और ये दासी बना ली जाती हैं। तो इन्हें जो है एक रिच मर्चेंट जिसका धनदत्त नाम रहता है, धनदत्त नाम रहता है, धनदत्त, वो इसे खरीद लेता है और वो इसे डोमेस्टिक काम के लिए एक स्लेव की तरह यूज़ करता है। ठीक, तो वो इसे काफ़ी काइंडली बिहेव करता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसे घर के मेंबर की तरह रखता है। तो इस चीज़ को, ये चीज़ जो है, इसकी पत्नी जो धनदत्त की पत्नी रहती है, वो वाइफ को समझ अच्छा नहीं लगता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इसको प्रताड़ित करती है और इसे कुछ खाने को ठीक से नहीं देती है ना। तो इस चीज़ तो ऐसी इसकी ज़िंदगी कटती रहती है। फिर एक दिन क्या होता है कि महावीर स्वामी जो रहते हैं वो 12 साल की तपस्या करके ऐसे ही टहल रहे होते हैं ना। और तो इसकी हालत देख के महावीर स्वामी को पहले थोड़ा सा दया आ जाती है और फिर ये उन्हें जैन धर्म में दीक्षित कर लेते हैं। तो इस वजह से, इस तरह से चंदन बाला जो है वो जैन धर्म की पहली नन बन जाती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो निकल के आता है ए, चंदन, चंदना या चंदन, जो भी है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म स्त्री धन इज फर्स्ट मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। स्त्री धर्म का सबसे पहला जिक्र किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, सूत पिटक में, अर्थशास्त्र में या हर्षचरित में? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी है। अर्थशास्त्र में स्त्री धन का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है कि स्त्री धन क्या होती है, क्या होता है, और स्त्री धन का से क्या अभिप्राय है ना। तो अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि स्त्री धन जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें वुमेन इनहेरिट करती हैं, है ना। वुमेन इनहेरिट करती हैं। इसमें कुछ भी होता है, हो सकता है ज्वेलरी हो सकती है, कैश हो सकता है, काइंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है। तो वो इस स्त्री धन इसमें मेंशन्ड है। और बाकी मैं अर्थशास्त्र के बारे में बताऊं तो अर्थशास्त्र ये एक टेक्स्ट है, राइट। ये इस टेक्स्ट को लिखा है कौटिल्य ने, है ना, चाणक्य जिनको कहा जाता है,
चाणक्य ने लिखा है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उनके प्राइम मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा जो अर्थशास्त्र है ये 15 चैप्टर्स, जिसे बुक के रूप में हमें देखने को मिलता है, 15 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, उसमें कई सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के अंडर में जितना भी आ सकता था हमने और चीज़ भी किया। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मौर्यन एम्पायर जो था, जिस चंद्रगुप्त जिसके प्राइम मिनिस्टर थे चाणक्य, तो वो आपका 321 BC से लेकर 185 या 180 BC तक आपका इंडिया में रूल करता है। ठीक, और ये पूरे भारत पे रूल करता है। एक बड़े साउथ एशिया के बड़े रीजन में इस एम्पायर का रूल रहता है। ठीक, ओके। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इनॉर्मस वेल्थ एक्यूमुलेटेड बाय द नंदाज हैड बीन मेंशन्ड बाय विच अर्ली तमिल ऑथर। तो इस चीज़ का जिक्र हमें मामूल नार नाम के एक ऑथर हैं उनकी किताब में मिलता है। मामूल नार बेसिकली एक तमिल राइटर हैं और इन्होंने मेंशन किया था कि जो नंदा किंग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे और वो दक्कन तक हमला किए थे। राइट, दक्कन तक हमला करने वाला पहला राजा था ये मगध का, ये नॉर्थ इंडिया का इनफैक्ट। अब नंदा के बारे में बताएं तो नंदा डायनेस्टी जो थी उसका जो रूल था वो आपका 346 BC से लेकर 321 BC तक था। यानी कि मौर्यन से ठीक पहले का जो रूल था वो नंदाज का था। राइट, और नंदाज में एक फाउंडर था जिसे कहते हैं महापद्मनंद। इसे एकराट भी कहा जाता है और इसे सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है। राइट, बिकॉज इसने कई सारे क्षत्रिय राजाओं का खात्मा किया था। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। राइट, अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रवातक इंस्क्रिप्शन, clarifying the relation between Kanishka and Catphis's kings, supplying the new information about the last three Mauryan kings, describing an early form of worship of Vishnu, or describing the coastal trade in early Tamil history। तो इन सभी में अगर मैं बताऊं तो इन सभी का सबसे सही आंसर आपका ये है, ए है। क्योंकि जो रवातक इंस्क्रिप्शन है सबसे पहले तो ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें मिला है अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान के बगलान से। ठीक है, बगलान से, और वहाँ पे जो है इसमें हमें ये मेंशन मिलता है कि जो कनिष्क हैं ये इसका संबंध विम कैटफिसस और कुजुल कैटफिसस जो कुषाण किंग थे उनसे संबंधित है। और ये भी हमें इस चीज़ का देखने को मिलता है कि इसका एम्पायर कहाँ कहाँ तक एक्सटेंडेड था। ठीक, तो ये रवातक इंस्क्रिप्शन हो गया। अब कनिष्का के बारे में मैं बताऊँ तो कनिष्क जो है कुषाण एम्पायर का सबसे इम्पॉर्टेंट किंग था। इसी के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में। ठीक, और इसका मतलब ये है कि ये बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके टाइम पे जो एम्पायर होता था वो कैस्पियन सी से लेकर मथुरा तक था, यानी यमुना नदी तक। राइट, तो ये कुछ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और कनिष्क के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इस क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड की है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। राइट, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मच यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग द बिगनिंग ऑफ गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड हमें सबसे अहम इंफॉर्मेशन कौन सा प्रोवाइड करता है, तो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड हमारा सबसे अहम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाहियान। फाहियान इज़ बेसिकली कि
ये 399 AD के आसपास इंडिया में आता है। और उस वक्त गुप्ता एम्परर रहता है, चंद्रगुप्त सेकंड, राइट। तो उसके टाइम पे आता है और उसके टाइम पे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बेसिकली इसका जो आउटलुक रहता है वो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से रहता है। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी जगह ट्रैवल करता है। जैसे इसने कपिल वस्तु को ट्रैवल किया रहता है ना। फिर इसके बाद लुम्बिनी को ट्रैवल किया है। इसके अलावा ये कुशीनगर को ट्रैवल किया, सारनाथ को ट्रैवल किया, मतलब जहाँ जहाँ भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड था वो सब ट्रैवल किया। और ये जितने भी चाइनीज़ मंक्स थे उनके लिए एक रास्ता बनाया, ठीक है। भैया आपको अगर मोक्ष पाना है, धर्म की प्राप्ति हासिल करनी है, तो फिर आप इंडिया आइए। इसी में ये बताता है कि चंद्रगुप्त के टाइम पे जो है, जो गवर्नेंस था गुप्ता एम्पायर का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बहुत लोगों को इतनी ज़्यादा सज़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। माइल्ड सज़ा से काम चल जाता था, ठीक। लोग काफ़ी पालन करते थे अच्छी चीज़ों का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि नॉट इवन 100 करोड़ ऑफ माई टेरिटरी आर ओबीडियंट टू मी इन प्रॉपर वे, है ना। तो ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के ज़रिए ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का स्टेटमेंट है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किससे कंप्लेन में कह रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ये कंप्लेन काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा है, राइट। अब काजी मुगीसुद्दीन कौन है? तो काजी मुगीसुद्दीन बेसिकली एक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उलेमा वर्ग का एक लीडर है, राइट। ये ये बंदा चाह रहा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये हिंदुस्तान में जो हुकूमत हो वो शरीयत के हिसाब से चले। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का कहना है कि देखो यार, ऐसा है कि शरीयत के तो हिसाब से नहीं चल पाएगा, है ना। मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है और जो मेरे उसके बीच में आएगा। मेरे मतलब कोई भी सल्तनत शरीयत के हिसाब से सही मायने में चल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर सल्तनत को चलाना है तो उसके लिए कुछ चीज़ों की बेसिक ज़रूरत होती ही है, जो कभी किसी मौके पे इस्लाम के ख़िलाफ़ जा सकती है। तो शरीयत हमेशा सही नहीं है और इसलिए मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे इस्लाम के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं वही सारे इजाज़त देता हूँ जो मेरे सल्तनत के लिए, जो मेरे टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं उनके भले के लिए है। तो अगर मेरे इजाज़त को शरीयत के हिसाब से अगर चला जाए तो यहाँ पे 1 करोड़ लोग भी हमारे प्रति वफादार नहीं रहेंगे। तो इस स्टेटमेंट में काजी मुगीसुद्दीन को ये कंप्लेन किया, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा काजी मुगीसुद्दीन हो जाता है। फिर उसके बाद ये काजी फ़खरुद्दीन कौन है? तो काजी फ़खरुद्दीन ये वो बंदा है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा गया था पहली बार, राइट। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा गया था। तो ये वो बंदा है काजी फ़खरुद्दीन। शरफ कियानी ये एक इस्लामिक हनाफी स्कॉलर है जो कि 8th सेंचुरी AD में सऊदी अरेबिया के आसपास रहता था। और काजी अलाउल मुल्क ये वो बंदा है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा सा सावधान किया था, जब वो घमंड में चूर था कि ये सिकंदर सानी बनेगा, पूरी दुनिया को फतेह करेगा। तो इसने उसको बताया कि ये करना इम्पॉसिबल है, पहले अपनी हालत देखिए और फिर उसके बाद अपने रिसोर्सेज को देखिए। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाता है। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्टा? आर्यभट्ट ने क्या डिस्कवर नहीं किया? अर्थ इज स्फीयर, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द शेडो ऑफ द अर्थ फेलिंग ऑन द मून कॉज एक्लिप्स। तो इसका जो सही आंसर हमारा निकल के आता है, इसका सही आंसर हमारा
सी है, राइट। अब क्या है कि आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट बेसिकली ये बिहार के रहने वाले थे और बिहार में पटना पाटलिपुत्र में ये रहते थे। और ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे काफ़ी इनका मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम के नवरत्न हुआ करते थे। तो इन्होंने ये बताया कि अर्थ स्फीयर है, अर्थ अपने अक्ष पे घूमती है, रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के बारे में भी बताया था। इसके अलावा इनका बहुत अच्छा काम जो है पाई के ऊपर है। पाई की वैल्यू इन्होंने निकाली थी कि 3.1456 करके कुछ है, तो इसकी ये वैल्यू निकाली थी। इसके अलावा अलजेब्रा पे भी इन्होंने अच्छा काम किया है, अलजेब्रा पे भी, और ट्रिग्नोमेट्री पे भी इन्होंने अच्छा काम किया है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी स्कॉलरली बंदे थे आर्यभट्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक। द फर्स्ट एपिग्राफिकल एविडेंस ऑफ सती इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा एरेंट पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त। भानुगुप्त बेसिकली एक गुप्ता एम्परर था। उसके टाइम पे एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था गोपराज, मतलब गवर्नर था, एक राजा नहीं था। गोपराज एक गवर्नर था। तो होता क्या है कि एक युद्ध के दौरान गोपराज जो है, इसका सेनापति जो है, मारा जाता है, ठीक। तो जब इसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो उसी टाइम पे जो इसकी जो पत्नी रहती है वो उसके चिता पे उसके साथ लेट जाती है। तो ये चीज़ एरेंट पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है। इसका इंस्क्रिप्शन हमें, हालांकि वहाँ पे सती का ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये इस इवेंट का जिक्र है, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये सती का पहला सबूत है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुरुंजीज? नेम ऑफ हिल ट्राइब इन नेपाल, नेम ऑफ रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यूलिथिक साइट ऑफ कश्मीर, जेनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ असम, मदर गॉडेस वर्शिप्ड इन उड़ीसा। तो इसका जो आंसर है हमारा, इसका आंसर हमारा जो निकल के आता है ये है जेनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स इन असम। बेसिकली क्या है कि जो असम के जो राजा होते थे वो आपके अपने कार्य के बारे में या अपने रेन के बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब सतर्क रहा करते थे और वो लिखा करते थे, ठीक। तो ये जो बुरुंजीज होता था, ये उनके नाम से कई सारे बुरुंजीज होते थे, ठीक। तो ये एक प्रथा चली आ रही थी असम में। तो अहोम डायनेस्टी से ही ये प्रथा चली आ रही थी। तो ये बेसिकली जेनोलॉजिकल रिकॉर्ड, एक तरह से जेनोलॉजिकल रिकॉर्ड मतलब एक तरह से राजा की जीवनी होती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर इशूड कॉइन्स विद द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ गोल्ड? तो इसका आंसर हमारा विष्णुगुप्त हो जाता है कि विष्णुगुप्त ने लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किए थे, ठीक है। इसके अलावा विष्णुगुप्त जो है नरसिंह गुप्त का बेटा माना जाता है, और ये गुप्ता एम्पायर का सबसे लास्ट नोन किंग रहता है। इसका जो रेन माना जाता है 540 से लेकर 550 एडी तक रहता है, ठीक है। तो ये विष्णुगुप्त था। इसके अलावा बाकी तीनों के बारे में बात कर लें तो स्कंदगुप्त जो है ये लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर माना जाता है, हाँ। और इसका जो रूल माना जाता है 450 से लेकर 467 तक। इसने हूणों को हराया था, और हूणों को हराने के बाद इसने उनके जो भी इलाके थे उसके ऊपर अच्छे से कब्जा किया था। लेकिन इसी के टाइम से गुप्ता एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंचेस बढ़ने लगते हैं। बुद्धगुप्त बेसिकली आपका एक और रूलर रहता है जो कि यशोवर्मन के साथ मिलकर
यशोवर्मन के साथ मिलकर हूणों को हरा देता है, ठीक है, और उन्हें बाहर खदेड़ देता है। और इसके अलावा नरसिंहगुप्त भी रहता है जो कि इसका बाप रहता है और पुरुगुप्त का बेटा रहता है, ठीक। तो ये चारों ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेडीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। लेडीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट रहता है वो किस डायनेस्टी में रहता है, तो वो चालुक्य डायनेस्टी में रहता है, राइट। चालुक्य डायनेस्टी में एक देवी रहती हैं, क्या नाम रहता है, चलक देवी करके कुछ नाम रहता है। तो कई सारी महारानी रहती हैं चालुक्य डायनेस्टी में। वो चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आउट करती हैं। इसके अलावा उनके जो भी आर्ट्स एंड आर्टिस्ट जो होते हैं एम्पायर में, चालुक्यन एम्पायर में, तो उन्हें संरक्षित भी करती हैं। तो इस तरह से हमें चालुक्य में देखने को मिलता है। चहमान, चोल, चंदेल और चोल में हमें लेडीज़ का इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में हमें दखल देखने को नहीं मिलता है, ठीक। इसके बाद बात करें, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ धम्मपद रिटन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट वॉज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इसका आंसर खुतान होगा। तुर्फान, काशगर, कोच्चि, इन तीनों से हमें खरोष्टी स्क्रिप्ट में नहीं मिला है सिवाय खुतान के, ठीक है। तो खुतान जो है आपका चाइना में पड़ता है और ये कुषाण एम्पायर के टाइम का एक महत्वपूर्ण सिल्क रूट के इलाके में पड़ता है। तो ये एक तरह का एंट्री पॉइंट था कुषाण एम्पायर के लिए। तो ये खुतान में पड़ता था। यहाँ से हमें धम्मपद खरोष्टी स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है, राइट। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सुल्तान हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग द टंका ऑन द नेम ऑफ मिड टाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बेसिकली इसकी बात करें तो इल्तुतमिश जो है, इसका जो रेन है हमें देखने को मिलता है 1211 से लेकर 1236 तक, ठीक। इसे स्लेव ऑफ दिस स्लेव कहा जाता है ना, यानी गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है, तो इसलिए इसे स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। इसके अलावा ये जो है इसका असली नाम जो रहता है, इसका असली नाम शमसुद्दीन रहता है, शमसुद्दीन। तो ये इसके टाइम पे मंगोल भारत पे आते हैं। चंगेज़ खान एक्चुअली भारत में आने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि जलालुद्दीन मकबरनी इंडिया में रेफ्यूज लेने के लिए आता है। हालांकि ये मना कर देता है, ठीक है, कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है हमारे इंडिया में आके, आबो हवा आपको पसंद नहीं आएगी। तो ये ऐसा कहकर उसे भगा देता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाता है। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये इसके बारे में तो पता ही है कि ये स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था। इसे लाख बख्श कहा जाता है और ये इसे कुरान खान की उपाधि भी दी गई है, ठीक। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने अभी बताया था कि ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 में सुल्तान बनता है ना। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सुल्तान बनता है और 1316 तक ये रूल करता है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ये आपका 1325 से लेकर 1351 तक इंडिया पे रूल करता है, ठीक। तो ये पूरा मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का और वो ये है, द सुल्तान हिमसेल्फ यूज्ड टू टेक कीन पर्सनल इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ही एबोलिश्ड ज़कात on grain and introduced a measurement standard which continued to prevail till मुगल पीरियड। मैंने इस पर ठीक पहले ही कर रखा है। इसका आंसर सिकंदर लोदी है,
सिकंदर लोदी के बारे में बता दूं तो सिकंदर लोदी जो है लोदी डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है। ये आपका 1489 से लेकर 1517 तक इसका रूल रहता है ना। हालांकि ये थोड़ा फेनेटिक किस्म का बंदा रहता है, और ये फेनेटिक किस्म का बंदा रहने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को फॉलो करता है, ठीक। बाकी इसके टाइम पे ये गजे सिकंदरी चलाता है। गजे सिकंदरी एक मेजरमेंट लाता है जो मुग़ल टाइम के भी पीरियड में बरकरार रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, सिकंदर लोदी। बाकी बलबन जो रहता है, बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान रहता है, जो कि स्टैंडिंग आर्मी को रखता है, और ये आरिज़िया ममालिक पोस्ट का क्रिएटर भी रहता है। इसका जो रूल रहता है आपका 1266 से लेकर 87 तक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी का मैंने ऊपर बता ही दिया है। फिरोज़ शाह तुगलक जो है ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक का भाई रहता है, और ये 1351 से लेकर 1389 तक ये रूल करता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन डिस्कस हो गया, ठीक। तो चलिए अगले वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस को साथ लेके आते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।